जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग क्लास 10th का जो 12 फरवरी में सोशल साइंस का यानी कि कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम लोग वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में सीधा का सीधा पूछ लिया जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अभी आज का जो वीडियो है ये हमारा सब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट 4 का वीडियो हम लोगों ने लिया था। अभी हम लोग ले रहे हैं सेट 5 का वीडियो और सवेरे सवेरे आपको और एक वीडियो मिल जाएगा। यानी कि टोटल हम लोगों ने देखोगे तो 6 वीडियो लिए हैं। अगर आप 6 का 6 करके चले जाओगे ना, तो मैं दावे के साथ बता दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में नंबर जो है सबसे ज़्यादा आएगा। और ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न हम लोगों ने पहले ही करवा दिया है, जिनको एक बार आप जरूर देख लेना। तो देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या सबसे पहला प्रश्न क्या है कि G77 से आप क्या समझते हैं। मैंने पहले भी आपको करवाया, लेकिन फिर से करवा दूं कि युद्धोत्तर काल में विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे क्या बोला गया IMF, तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई। यानी कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान ये देखा गया कि एक तो युद्ध के समय अपनी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती थी, तो युद्ध के समय अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उस अर्थव्यवस्था का निर्माण फिर से करने के लिए और उस अर्थव्यवस्था का फिर से विकास करने के लिए 1944 में अमेरिका में एक ब्रिटेन वुड्स नामक जगह है जहां पे एक समझौता हुआ। तो इस समझौते के अंतर्गत ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, एक संगठन, दो संगठन का स्थापना करेंगे। एक जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा क्या रहेगा, विश्व बैंक का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। इसी कारण इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, बताइए कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन दो संगठनों को कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोलेंगे, और विश्व बैंक, जिसको WB बोलेंगे। इनकी स्थापना कब हुई? 1944 में। ये बात याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या है, लेकिन इन दोनों संस्थानों के प्रयास विकसित एवं औद्योगिक देशों तक ही सीमित था। तो ये जो औद्योगिक देश है या जो भी विकसित देश है, उनके द्वारा ये जो संगठन बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की जो स्थापना किया गया, तो इसका जो लाभ था वो केवल और केवल किसको था? तो विकसित और केवल औद्योगिकरण देशों को था। जो विकासशील देश है उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था। तो अब क्या हुआ कि जब आपका क्या है, विकासशील एवं अल्प विकसित देश इसके दायरे से बाहर थे, अतः इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपेक्षित लाभ नहीं हो सका। उपरोक्त परिस्थिति में विकासशील तथा अल्प विकसित देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, देखिएगा, न्यू अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को मांग उठाई। इस समय इन देशों ने स्वयं को G77 समूह के रूप में गठित किया। इस प्रकार G77 की स्थापना निश्चित रूप से ब्रिटेन वुड्स की संस्थानों की, आगे देख सकते हो, सम्मिलित कार्यक्षेत्र के प्रति विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ। यानी कि जब विकसित देश और जो औद्योगिकरण देश है युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना करते हैं, और उसका लाभ जो है विकसित विकासशील और अल्प विकसित देशों को जब नहीं होता, तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा ही लाभ पाने के लिए एक नया संगठन का स्थापना करते हैं, और जिसका नाम क्या रखते हैं, G77 क्या रखते हैं, उसका नाम रख देते हैं। और ये चूंकि ब्रिटेन वुड्स के संतानों का एक प्रतिक्रिया था, उसी के जैसा एक काम था, इसलिए इसको क्या कहा गया, ब्रिटेन वुड्स की प्रतिक्रिया कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां बताना। लोकतंत्र की 2 चुनौती क्या है? पहला, लोकतंत्र को वास्तविक रूप में कायम रखने और मजबूत करने की चुनौती, सबसे पहला। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सभी वर्गों, समूह और इलाकों तक का विस्तार की चुनौती, सबसे पहला क्या है, मजबूत करना, और दूसरा क्या है आपका, इसका विस्तार करना। ये 2 चुनौती है। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला क्यों किया? तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी थी। स्पिनिंग जेनिंग मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी। इसके कारण मजदूरों की मांग क्या हो गई, घटने लगी। बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग, खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी की प्रति आशंका व्याप्त थी। अब उन उद्योग में
इन मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊन को कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इस कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमले किए। स्पिनिंग जेनिंग मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध लंबे समय तक चल रहा था। देखिए होता क्या था, ये जो स्पिनिंग जेनिंग मशीन था इसका मुख्य रूप से काम था क्या करना, सूत की कताई करना। और जब ये सूत की कताई कर रही थी तो इससे क्या होता था कि अगर आपको जैसे चरखा होता था तो एक चरखा चलाने के लिए आपको एक व्यक्ति यानी कि एक महिला की आवश्यकता होती थी। तो जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो ज़्यादा मात्रा में चरखे चलेंगे। अब जब ज़्यादा मात्रा में चरखे चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा महिला चाहिए। जब ये मशीन आ गया तो ये क्या करने लगा था कि एक पहिया घुमाने से कई और तकलिया घूम जाता था, यानी कि आप एक आदमी चरखा घुमाने के लिए बैठ जाएगा, बाकी 9 आदमी का वो काम करेगा, क्या खा जाएगा। क्योंकि ये इससे क्या हुआ कि जो महिला वर्ग है वो ज़्यादा आशंकित हुई, इसी कारण इसका जो है विद्रोह चला था। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताने। पहला, दलों में आंतरिक लोकतंत्र का सबसे पहला होना। लोगों के अंदर छोड़िए, देश के अंदर से पहले लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उसके अंदर लोकतंत्र का होना इंपॉर्टेंट है। धन बल और बहुबल पर नियंत्रण करने के लिए भ्रष्टाचारी और आपराधिक तत्वों से परहेज रखना चाहिए। उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता होनी चाहिए, आखिर वो कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, ज़्यादा जो धन बल का होगा उसको नहीं देना चाहिए। दलों को अपनी विचारधारा पर कायम रहना चाहिए तथा दल बदल को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। जो दल बदल की नीति होती है ना उसको हटाना चाहिए। महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना चाहिए, सभी वर्गों को आगे रख के काम देना चाहिए। आगे देख सकते हो कि आपका कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का आपको बताना है। तो देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका या कार्य है। पहला क्या है, चुनाव लड़ना। ये क्या करती है, पहला चुनाव लड़ने का काम करती है। दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों का कार्यान्वित कर सके। तो पहला काम क्या है, चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ के क्या करता है, वो सत्ता हासिल करना चाहता है। दूसरा क्या है आपका, सरकारी नीतियों के दिशा निर्देश को तय करता है। तो विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखता है। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। अब जितने लोग खड़े हैं ये लोग वादा करते हैं ना, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, उसको चुनने का भी काम करता है और उसके हिसाब से उनको वोट दिया जाता है। तो उसमें जनता की पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है। अगला क्या है, कानून निर्माण में ये सहायता करता है। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पता होगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो विधायिका क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है और इसमें जो है आपके राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो ये जो है विधायिका ही क्या करता है, कानून तैयार करता है। तो कानून बनाने में भी ये मुख्य भूमिका निभाता है। अगला है सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी करता है। जो वादा किया उसको काम करने का भी क्या करता है, वो काम करता है। अगला क्या है, सरकार की आलोचना करना। यह भी उसका राजनीतिक दल का काम है। तो चुनाव में असफल राजनीतिक दल संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और विपक्ष की सरकार के नीतियों के मध्य से सरकार की आलोचना भी करने का काम करता है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहला इसका काम है चुनाव लड़ने का। दूसरा है सरकारी नीति को निर्देशित करने का। और अगला क्या है, कानून निर्माण करने का। सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करना। और अगला क्या है, सरकार की आलोचना करना। ये इसका मुख्य काम है। अगला 6 नंबर का प्रश्न है आपका कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे या प्राथमिकता देते थे। आपका ये प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो श्रमिकों की अधिकता और कम वेतन के कारण उद्योगपतियों को ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं था जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो देखिए अगर देखोगे प्रश्न क्या है कि यूरोप में पहले मशीन हो गया था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो हाथों के बनने वाले वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करते थे। ऐसा क्यों, उनका उत्पादन ज़्यादा करने पे प्रोत्साहित करते थे, ऐसा क्यों। तो देखो जो है श्रमिकों को अधिकता
और कम वेतन के कारण उद्योगपतियों को, देखिए ज़्यादा मात्रा में क्या श्रमिक है और उनको कम वेतन देना पड़ रहा है, तो इसके कारण जो भी उद्योगपति हैं वो ऐसे मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था जिन पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा। तो एक तो सबसे पहला खर्चा सबसे बड़ा मैटर करता था। अगला क्या है कि मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था। ऐसे में उद्योगपति मजदूरों की संख्या घटा बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर वो 10 मशीन लेके आएंगे तो उसको घटा बढ़ा नहीं सकता था, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो पहला तो हो गया कम खर्चा, दूसरा क्या हो गया संख्या में घटना और बढ़ना, तीसरा क्या हो गया बाजार में अक्सर ऐसी चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी जिन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी का नहीं बल्कि इंसानी गुणवत्ता की जरूरत हो। यानी कि बाजार की मांग भी होती थी कि नहीं, इंसानों के बनाए हुए वस्तुओं का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो एक ये कारण था। अगला क्या है उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बने चीज़ों को तरजीह देते थे, यानी कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। हाथ के बनी चीज़ों को जो है सुरुचि का प्रतीक माना जाता था और इसका उपयोग जो ज़्यादा मात्रा में करते थे। तो सबसे पहला कारण क्या है कि भाई अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कम खर्चा पे उत्पादन कर सकते हैं तो उस पर करेंगे, तो पहला जो है खर्च को कम करने के लिए। दूसरा संख्या को उत्पादन के हिसाब से संख्या को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि यांत्रिक तकनीक यानी कि मशीनों से बनने के बजाय हाथ से बने हुए चीज़ों की ज़्यादा अहमियत दिया जाता था और जो है कुलीन वर्गों और उच्च वर्गों की जो मांग थी उसके हिसाब से। अगला प्रश्न राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य के बारे में बताना। तो सबसे पहला काम है सत्ता प्राप्त करने या सत्ता में भागीदारी के लिए चुनाव लड़ना, सबसे पहला काम है। अगला काम है अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना कि मैं क्या काम करूंगा, मैं क्या नहीं काम करूंगा, इसका रखने का काम है। कानून निर्माण में राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, यह भी एक सबसे बड़ा है कि कानून निर्माण में इनका भूमिका होता है। अगला क्या सरकार का निर्माण करने में अपनी नीति एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वित करना और क्या क्या काम है उसको भी आगे लेके जाना और विपक्ष के रूप में सरकार की आलोचना करने एवं दबाव बनाना, ये सबका काम है। तो ये 5 काम याद रखिएगा। पहला क्या है सत्ता प्राप्त करना या सत्ता में भागीदारी करना यानी कि चुनाव लड़ना। अगला क्या है अपनी नीतियों का या कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखने का। अगला क्या है कानून निर्माण में राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि कानून बनाने का। और अगला क्या है सरकार निर्माण के लिए अपनी नीति और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का। और क्या है विपक्ष की भूमिका निभाने का भी जो है काम ये करते हैं। अगला प्रश्न है किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर समझा जाता है। तो बात करें आंसर पे, तो लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है क्योंकि इस शासन में व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य व्यवस्था में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला गुण क्या है कि जनता पर आधारित शासन। यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला क्या हो गया जनमत पर आधारित शासन। अगला क्या है उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है, अतः सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेदार है। तो ये क्या करता है कि चूंकि जनता चुनता है इसको, तो इसीलिए जनता जो है इनके ही बातों यानी कि जनता के बातों को रखने का काम करता है। अगला काम है समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति वंश रंग धर्म लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार भाषण सभा आदि करने की छूट दी जाती है। तो पहला क्या व्यक्तिगत समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। अगला क्या है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। तो इनमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीते हैं। किसी को देह दृष्टि से नहीं देखा जाता, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग भाषा या पैसा को, यानी किसी को हीन रूप से नहीं देखा जाता। अगला क्या है विविधता में असमंजस। तो यह टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इनमें गलतियों को सुधारने का भी गुंजाइश होता है। यानी कि आप एक बार राजा को चुन लिए, शासक को चुन लिए और 5 साल के बाद उसको हटा सकते हो। लेकिन कभी कभी अगर ये अभी मैं मान लो कि वंशानुगत होता तो आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपने चुन लिया तो वो लाइफ टाइम तक रहेगा। तो इससे गलती को सुधारा जाता है। लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होता है, जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें टकराव भी जो है आपका टल जाता है। अगला और 9 नंबर का प्रश्न है स्पिनिंग जेनिंग क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनिंग धागे काटने की मशीन थी। इस मशीन के
आने से धागा कताई की दर बढ़ गई। इस मशीन में एक ही पहिए में अनेक तकलियां लगी होती थी तथा एक ही मजदूर एक पहिया घुमाकर अनेक तकलियों को घुमा देता था। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को काम से हटाना पड़ा। बेरोजगारी के कारण मजदूर स्पिनिंग जेनिंग को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ऊन उद्योग में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमले करना प्रारंभ कर दिया, यानी उसका विरोध करना शुरू किया। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जो है 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, ये बताया था कि 1764 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। अगला प्रश्न 10 नंबर का और अंतिम प्रश्न है, विदेशी व्यापार और निवेश में आपको अंतर बताना है। तो पहले बात करते हैं विदेशी निवेश के बारे में। तो वो राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहेंगे। सरकार अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करती है क्योंकि इससे देश की आय एवं रोजगार में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो अगला है आपका विदेशी व्यापार का। तो विदेशी व्यापार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात जो होता है आपको दोनों देखने के लिए मिलेगा। अगला क्या है, किसी भी देश का यह प्रयास होता है कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात बढ़े और आयात कम हो। इससे विदेशी मुद्रा में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि सबसे पहले कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके द्वारा भूमि पे, भवन पे, मशीन पे या कहीं पे भी जो खर्चा जो भी मुद्रा निवेश किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, जो भी व्यय किया जाता है उसको विदेशी निवेश बोलेंगे। और वहीं विदेशी व्यापार का बात बोलेंगे तो जो भी उत्पादित माल है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय करने के लिए यानी कि बेचने के लिए पहुंचाया जाता है, तो वही आपका क्या होता है, विदेशी व्यापार होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अगर आपके पास ये PDF पहुंचता है तो आप यहाँ से बाकी सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो आप यहाँ से एक बार वीडियोज़ को देख लेना और सबसे बड़ी चीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार जरूर ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।